हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनुसंधान के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने उसके अर्थ को जानने का प्रयास किया था कि अनुसंधान की एक बेसिक मीनिंग क्या हो सकती है और अनुसंधान के बारे में जो है वो क्या कहा गया है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के टॉपिक पे चलते हैं और चलते हैं अनुसंधान के प्रकार पर। अनुसंधान के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से हम लोग इसको प्रयोग में लेते हैं और इनके जो है वो मूल में बेसिकली होता क्या है, इन प्रकारों का उद्देश्य क्या होता है और किस तरीके से जो है इनका प्रयोग करके उद्देश्यों को जो है वो पूरित किया जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं अनुसंधान को अगर हम समझने का प्रयास करें, अगर हम उसके प्रकारों को जानने का प्रयास करें तो अनुसंधान के बेसिकली दो प्रकार बताए गए हैं। जो मूल प्रकार हैं वो दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है मूलभूत या आधारभूत। मूलभूत या आधारभूत अनुसंधान, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। ठीक है, ये हमारा अनुसंधान का जो है वो पहला प्रकार हो गया। जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं व्यवहारिक या व्यावहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अनुप्रयुक्त अनुसंधान, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एप्लीकेबल रिसर्च। ठीक है, एप्लीकेबल रिसर्च। तो अनुसंधान के बेसिकली अगर देखा जाए, मूलभूत अगर हम लोग जो है वो प्रकारों की बात करें कि एक बेसिक जो है वो टाइप क्या हो सकता है, या अगर स्टार्टिंग में देखें, बिल्कुल साधारण भाषा में देखें तो अनुसंधान को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं और किन रूपों में हम लोग प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसके दो भाग बताए गए या दो जो है वो प्रकार बताए गए। पहला है मूलभूत या आधारभूत, अर्थात ऐसे अनुसंधान जिसको बेस बनाया जाता है, बेस बना करके उस पे आगे के जो है वो रिसर्च के वर्क को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है, जिसके निष्कर्षों के द्वारा, ठीक है, जिसके निष्कर्षों के द्वारा एक विशेष नियम का प्रतिपादन हो। एक विशेष नियम का प्रतिपादन हो, उसे क्या कहा जाता है? मूलभूत या आधारभूत अनुसंधान कहा जाता है। ऐसे अनुसंधान जिनके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उन निष्कर्षों से किसी नियम को प्रतिपादित किया जाता है या उनसे किसी भी प्रकार की नियमावली तैयार की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूलभूत अनुसंधान कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो नवीन या नई नई जो क्रियाएं होती हैं, नए नए जो क्रियात्मक कार्य होते हैं और नए नए जो प्रेरक जो प्ररचनाएं होती हैं, उनको बढ़ावा देना होता है। ठीक है, यानी कि कुछ हमेशा जो है वो नए करते रहे, नयापन लाते रहे। तो जो नयापन जो लोग लाते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो इस बेसिकली इस अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही क्या है? कंस्ट्रक्टिव वर्क करना। कंस्ट्रक्टिव से तात्पर्य जो नए नए जो संप्रेरणाएं होती हैं या जो नए नए जो वर्क होते हैं, उनसे जो है वो प्रतिफल प्राप्त करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है।
इस प्रकार के अनुसंधान में मूलभूत जो अनुसंधान है, इस अनुसंधान में जो अनुसंधान करता है वो प्राकृतिक घटनाओं को अपने निष्कर्ष में शामिल करता है। प्राकृतिक घटनाओं को अपने निष्कर्ष में शामिल करता है। ठीक है ना। इस अनुसंधान की अगर हम लोग बात करें तो इस अनुसंधान का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है साक्ष्य एकत्रित करना। इस अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करना। साक्ष्य का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फैक्ट। फैक्ट को एकत्रित करना अगर देखा जाए तो इस अनुसंधान का यानी कि मूलभूत अनुसंधान का जो है वो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो एक विशेषता के रूप में जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, ये जो साक्ष्य एकत्रित हो रहा है, तो इस साक्ष्य का जो एकत्रीकरण किया जाता है या इनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है या इनको संजोया जाता है, उसको एकत्र करने का कोई बहुत बड़ा विशेष रीजन नहीं होता है कि हमें किन उद्देश्यों के लिए इसको एकत्रित करना है। ये जो साक्ष्य एकत्रित होते हैं ये इसलिए एकत्रित किए जाते हैं क्योंकि वो एकत्रित करने योग्य होते हैं। उनमें कुछ बिल्कुल अलग सी क्वालिटी होती है, वो अलग से दिखते हैं, वो इंटरेस्ट के होते हैं। अब उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये पहले से डिफाइन नहीं होता है, लेकिन वो चूंकि हमें पसंद आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, हो भी सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है मूलभूत जो अनुसंधान होते हैं उनमें साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इस प्रकार जो साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं या प्राकृतिक घटनाओं से जो है को अपने निष्कर्ष में शामिल कर रहे हैं, इन सबसे मूलभूत जो है अनुसंधान से बेसिकली होता क्या है? इस अनुसंधान से ज्ञान में वृद्धि होती है। क्या होती है? इस अनुसंधान से ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करें कि ये अनुसंधान किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं या हम क्यों इसको प्रयोग में लेते हैं या ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसका रूप प्रतिरूप क्या है, और उसका अगर एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि इस अनुसंधान के प्रयोग से जो है वो ज्ञान में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस अनुसंधान में जो है जो निष्कर्ष निकलते हैं उनसे एक विशेष प्रकार के नियम का जो है वो प्रतिपादन किया जाता है या एक विशेष प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार किया जाता है। इनमें जो है विभिन्न साक्ष्यों को, फैक्ट्स को जो है वो क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है और उस एकत्रित साक्ष्य को जो है वो आगे चल के दूसरे अनुसंधानों में प्रयोग में लिया जाता है। और इस अनुसंधान के जो निष्कर्ष आते हैं उन निष्कर्षों को प्रयास किया जाता है कि कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं, इनके निष्कर्षों को उनके साथ जोड़ा जा सके ताकि जो लोग भी इसके निष्कर्ष को या इस अनुसंधान के द्वारा जो तथ्य है उन तथ्यों को पढ़ रहे हैं उनको वो बखूबी समझ में आए। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा जो है वो व्यवहत या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ये अनुसंधान बेसिकली क्या होता है? ये होता है एक समस्या विशेष का समाधान करना। ठीक है, कोई एक समस्या हम लेते हैं, कोई भी एक समस्या लेते हैं, उस समस्या का जो है वो समाधान करना व्यवहत, व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है। जैसे कि आप एप्लीकेबल रिसर्च ये नाम ही देख रहे हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास पहले से ही समस्या क्या है? आइडेंटिफाइड है और उस समस्या के ऊपर जो है हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि समस्या है कहाँ, कहाँ से आई
और इसका प्रतिफल क्या हो सकता है, इस समस्या से किस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जो है वो साक्ष्यों को एकत्रित करते रहते हैं और यहाँ पे समस्या हमारे पास जो है हम लोग उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई मोटिव तैयार नहीं किया, हमें जो पसंद आ रहा है, जो भी फैक्ट्स हमारे काम के, हम सब एक साथ एकत्रित कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे पास एक समस्या पहले से आइडेंटिफाइड है, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। चलो एक बिल्कुल सीधा सा जो है आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे घर में, सबके घर में टीवी होता है और आप लोग को पता है सभी के घरों में जो है वो टीवी सीरियल्स वगैरह भी चलते रहते हैं। अब देखिए, मैं एक जनरल सी बात जो है आप लोग को समझाने के उद्देश्य से जो है ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। बाकी ये एग्जाम्पल सटीक इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है किस तरीके से आप फिट करते हैं या किस तरीके से आप समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों के यहाँ टीवी है, टीवी सभी लोग, सारे फैमिली के मेंबर्स देखते हैं, लेकिन आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा कोई सीरियल चलता रहता है और इन बिटवीन जो है जैसे ही सीरियल चलता है, जैसे इसमें ब्रेक आता है, ब्रेक में आप तुरंत जो है वो रिमोट जो है वो ले लेते हैं और दूसरे चैनल पे स्विच कर लेते हैं। यानी कि उतनी देर का जो ब्रेक आया हुआ है, ब्रेक आपको नहीं देखना होता है। आप कोई मूवी भी इनफैक्ट देख रहे होते हैं, मूवी में मान लीजिए कोई सॉन्ग आता है, जो सॉन्ग आपको पसंद नहीं है या आपका देखा हुआ है या आप देखना नहीं चाहते हैं, आप आगे के एक्शंस पे ही जो है वो ज्यादा कंसर्न है, तो जैसे ही सॉन्ग आता है आप दूसरे चैनल पे, आप कोई न्यूज चैनल खोल लेते हैं, कार्टून चैनल खोल लेते हैं या फिर किसी सीरियल घर का और सदस्य बोलता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप एक चैनल को देख रहे होते हैं और उनमें किसी भी तरीके से आपको कहीं पे भी गैप मिल जाता है, आपको थोड़ा समय मिल जाता है, तो आप दूसरे चैनल पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है। देन दूसरे पे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा उस पे समझते हैं कि अच्छा इस पे क्या चल रहा है, तब तक आपको याद आता है कि अच्छा वॉल स्टोरी मैं देख रहा था तो उसको मुझे देखना, फिर आप वापस अपने चैनल पे आते हैं, फिर ब्रेक होता है, फिर आप किसी तीसरे चैनल पे जाते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट जगहों पे जा करके जो है वो चैनल विजिट करते हैं। तो ये चैनल विजिट करना क्या है, ये एक आधार बना रहे हैं आप, ठीक है ना। अलग अलग चैनल्स पे जा रहे हैं, चैनल विजिट करना, ये क्या हो गया, एक आधार हो गया। लेकिन अगर आपको मूवी कोई बहुत पसंद आ जाती है या आपको टीवी सीरियल कोई बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, अब क्या होता है, कोई टीवी सीरियल किसी आप चैनल पे गए, उस पे का जो सीरियल आ रहा है वो आपको बहुत पसंद आया और पसंद आने के बाद जो है दूसरे दिन सेम टाइम पे आप उसको खोल के बैठ गए टीवी को, वही चैनल लगा करके, क्योंकि जो कल आपने देखा था उसके आगे का आपको जो है वो जानना था कि उसमें क्या हुआ था। फिर परसों जो है वापस आप उसको उस टाइम पे खोल करके बैठ गए। तो जो पहले आप बार बार स्विच कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो मूलभूत आधारभूत अनुसंधान के अंदर आप थे। लेकिन जब आप एक सीरियल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रोज 8 बजे शाम को जो है आप उसी चैनल को खोल करके बैठ जाते हैं उस सीरियल को देखने के लिए, ये क्या हो गया, ये एक व्यवहारिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान हो गया। मतलब एक भाग हो गया एक तरीके से समझने के लिए कि आप रोज जो है आप उसको आइडेंटिफाई हो गया वो अब आपका, अब उस टाइमिंग के लिए वो चैनल और वो सीरियल आपके लिए आइडेंटिफाई हो गया, आप डेली उसको देखे जा रहे हैं। तो ये जो है ये दोनों अनुसंधानों में यही फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जो अच्छा लगता है, जो ज्ञान के लिए उपयोगी है, हम इस तरीके के फैक्ट्स को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके अनुसंधान का कार्य करते हैं। जो निष्कर्ष होता है उनको हम प्राकृतिक घटनाओं के साथ जोड़ते हैं और प्राकृतिक घटनाओं के साथ जोड़ने के बाद जो है कुछ नियम, कुछ रूल्स जो है वो प्रतिपादित करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि कोई समस्या हम लोग उठाते हैं, उस समस्या को जो है जो पहले से आइडेंटिफाई होता है उसके ऊपर रिसर्च का कार्य जो है वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम लोग व्यवहारिक क्यों बोलते हैं या व्यवहारिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है, इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। जब हम विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक तथ्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल जो है वो एलिमेंट्स को इस प्रकार के रिसर्च में शामिल करते हैं, तो जो हमारा अनुसंधान होता है, ये जो हमारा अनुसंधान होता है ये क्या हो जाता है, ये क्रियात्मक श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। ये कहाँ आता है, क्रियात्मक श्रेणी में जो है वो आ जाता है
और क्रियात्मक श्रेणी में आता है और हम इसके लिए क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं और इसमें निरंतरता होती है, इसमें स्टेप्स होते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में जब हम इस अनुसंधान को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, इसी वजह से इसे हमने यहाँ पे व्यवहारिक शब्द भी जो है वो प्रयोग में लिया है। यानी कि ये क्या हो जाता है, बिल्कुल व्यवहारिक हो जाता है, जो लाइवली होता है, सामने दृष्टिगत होता है और प्रैक्टिकली हम लोग उसमें जो है व्यवहारिक रूप से अपने आप को व्यवहारिक पक्षों के हिसाब से भी शामिल करते हैं। इस वजह से इसको एप्लीकेबल जो रिसर्च है हमारा, उसे हम व्यवहारिक रिसर्च की श्रेणी में भी रखते हैं। तो ये दो प्रकार के जो है वो रिसर्च हैं, जो हम टाइप्स ऑफ प्रकार पढ़ रहे थे उसमें दो प्रकार के जो है वो रिसर्च जो है वो बेसिकली देखे जाते हैं। पहला है मूलभूत या आधारभूत, जिसे हम फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेबल रिसर्च, जिसे हम व्यवहारिक, व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। ये जो अनुसंधान के प्रकार हैं, ये बिल्कुल जो है वो मौलिक प्रकार है, यानी कि बेसिक प्रकार है, जिसे बहुत ही आसानी से किताबों में जो है पढ़ा जा सकता है, जिसे आपके कोर्स में देखा जा सकता है और कहीं पे भी अगर आप अनुसंधान के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार से, ये दो प्रकार आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, आगे कुछ विशेष प्रकार बताए गए हैं कुछ विशेष प्रघटनाओं के अनुसार, तो हम लोग एक बार उनको भी देखते हैं कि ये प्रकार किस तरीके के हैं। आप लोग ये अपनी कॉपी में जो है वो बनाते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का फैक्ट जो है वो मिस नहीं हो, है ना, आप लोगों के पास जो है वो मैटर रहे। शोध के दो रूपों को हम लोगों ने अभी देखा, मूलभूत और व्यवहारिक या व्यवहारिक, ठीक है। हम लोगों ने एक बेसिक देखा और एक एप्लीकेबल देखा, लेकिन जैसे जैसे जो है वो अनुसंधान जो है वो अनुसंधान का दायरा बढ़ता गया, उस तरीके से जो है जब उसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक जो है वो तथ्यों को शामिल किया गया और जब उसमें क्रियात्मकताएं लोगों की बढ़ने लगी, उसके डिफरेंट जो है वो स्टेजेस डिफाइन हुए, स्टेजेस के अकॉर्डिंग जब जो है वो अनुसंधान किया जाने लगा, तो ऐसे सिचुएशन में नेशनल साइंस फाउंडेशन, ऐसे सिचुएशन में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अनुसंधान को 3 भागों में विभाजित किया। पहला मौलिक या मूलभूत अनुसंधान, दूसरा व्यवहारिक या व्यवहारिक अनुसंधान, और तीसरा प्रयोगात्मक या क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के अनुसंधान जो है वो क्रियाशील हुए और आगे जो है वो उनको जो है वो ज्यादातर प्रयोगों में लिया जाने लगा, तो इस प्रकार से प्रयोगों को देखते हुए और उसके जो है स्कोप को देखते हुए और विभिन्न प्रकार से जो है उसके निष्कर्षों को देखते हुए नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो है वो डिफाइन कर दिया कि अनुसंधान को हम 3 प्रकार से प्रयोग में लेते हैं या इसके 3 पार्ट हो सकते हैं और इसके 3 भाग हैं। ठीक है, उन्होंने इसको डिफाइन भी कर दिया कि अब हम अनुसंधान को 3 रूपों में प्रयोग में ले सकते हैं। हम मौलिक मूलभूत को अलग करते हैं, उसके बाद जो हमारा व्यवहारिक व्यवहारिक है या एप्लीकेबल है, हम इसको अलग करते हैं। हम एक तीसरी श्रेणी और बनाएंगे जिसमें हम प्रयोगात्मक और क्रियात्मक जो है अनुसंधान को शामिल करेंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक अनुसंधान को जो है वो शामिल करेंगे और ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये क्रियाओं पे आधारित होगा, करके दिखाने वाली बात होगी। इसमें यहाँ पे जो है एक्टिवली हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हालांकि एक्टिवली यहाँ पे भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर देखा जाए तो इन दोनों अनुसंधानों में आंकड़ों के ऊपर बहुत सारी क्रियाएं की जा सकती हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो करके देखने वाली बात होती है। हर एक आंकड़े को भी जो है आपको सुनिश्चित ढंग से जो है वो प्रयोगात्मक रूप में जो है उस पर कार्य करना होता है। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये 3 प्रकार के अनुसंधान आ गए, किसके अनुसार? नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार। अब ये 3 प्रकार के जो अनुसंधान आ गए, तो इनको ये डिफाइन तो इन्होंने कर दिया। ठीक है, पहले वाला भी जो प्रारूप था, जो 2 रूप हम लोग देख रहे थे, उन 2 रूपों को डिफाइन तो किया गया, लेकिन डिफाइन करने के बाद जो है उनका अलग अलग जो है किस तरीके से वर्गीकरण एक अनुसंधान के अंदर हम कर सकें, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसमें कितना % हमने मौलिक कार्य किया, कितना % हम व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं, और आगे चल के जो प्रयोगात्मक है उसमें कितना % हमने किया। तो इसको एक अनुसंधान के अंदर, एक रिसर्च के अंदर डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कितने प्रपोर्शन में हमने कौन सा अनुसंधान जो है वो प्रयोग में लिया है। लेकिन जो अनुसंधान हम करते हैं उनमें जो है इन सब को प्रयोग में लेते हैं। हाँ, किसी में आपको ये थोड़ा ज्यादा दृष्टिगत हो सकता है, किसी में आपको थोड़ा ये दृष्टिगत हो सकता है, और किसी में ये हो सकता है, लेकिन जो एक अनुसंधान होता है उनमें ये सभी प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, शोध एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, ये निरंतर जो है वो चलती रहती है, और निरंतर चलते रहने की वजह से जो है गत्यात्मकता होने की वजह से इसमें क्रियात्मकता जो है हमेशा दृष्टिगत होता है। और ये जो प्रयोगात्मक हमारा अनुसंधान वाला भाग है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो क्रियाशील होता है, और इस पे जो है लोग ज्यादा फोकस करते हैं और इसको ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो अनुसंधान को जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे उतना जो है आपको निष्कर्ष प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। अगर हम लोग आज की बात करें तो अनुसंधान जो है एक गत्यात्मक रूप में है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में है। एक ने किया, भले उसने निष्कर्ष निकाल दिया, लेकिन उस निष्कर्ष के ऊपर भी कोई दूसरा आता है और उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसी विषय पर वो दूसरा भी जो है वो अपना अनुसंधान करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं हैं वो क्या है? गत्यात्मक है और वो चलती रहती हैं। तो इन क्रियाओं को देखते हुए जो हमारा प्रयोगात्मक जो अनुसंधान है, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान में जो है वो कन्वर्ट हो गया। और वैज्ञानिक अनुसंधान की जब हम लोग बात करते हैं तो आगे चल के एडवर्ड तथा क्रॉनबैंक नाम के 2 विद्वान हमारे पास हुए। उन्होंने जो है वो अनुसंधान को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, उन्होंने भी अनुसंधान के 3 भाग जो है वो बताए। किसने? मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। एडवर्ड तथा क्रॉनबैंक ने अनुसंधान के 3 भाग जो है बताए, या अनुसंधान को 3 प्रकारों में जो है वो विभाजित किया। पहला होता है सर्वेक्षण शोध, यानी कि सर्वे रिसर्च। दूसरा होता है प्राविधिक शोध, यानी कि टेक्निकल रिसर्च। और तीसरा होता है विहवत शोध, यानी कि अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है वो शोध बताए गए एडवर्ड और क्रॉनबैंक के अनुसार। ये जो पहला शोध है सर्वेक्षण शोध, इस शोध का तात्पर्य जो है उन समस्याओं से होता है जो बिल्कुल सामान्य होते हैं और सामान्य रूप से जो है उनको देखा जाता है। उन सामान्य जो समस्याएं होती हैं
उन समस्याओं को जो है वो कोरिलेट किया जाता है दूसरे लोगों के साथ या दूसरी समस्याओं के साथ, कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से कोई और कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसका प्रतिफल क्या प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल साधारण तरीके से जो है साधारण समस्याओं के लिए इस प्रकार का सर्वेक्षण शोध जो है वो प्रयोग में यहाँ पर लिया जाता है। अगर हम लोग देखें तो इस शोध में किसी समस्या पर या किसी समस्या में शामिल चर, साथी चर, समय, प्रभाव, प्रभावित चर इत्यादि के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, सर्वेक्षण शोध में जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई समस्या है, अब उस समस्या से रिलेटेड कौन सा चर है, ठीक है, और उसके साथ में कौन सा चर है, दोनों में किस तरीके की परिघटनाएं जो है वो संपादित हो रही हैं, कौन प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार की समस्या से उसको कितना प्रभाव मिला, उसको कितना प्रभाव मिला, कितना उसको हानि मिला, कितना उसको फायदा मिला, या किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं वो, कितना समय लग रहा है। तो इस तरीके के जो शोध कार्य होते हैं वो सब इसमें सर्वेक्षण शोधों में शामिल किए जाते हैं। अब ये जो शोध होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी शोध के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए ये शोध का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये अगर देखा जाए तो सर्वेक्षण शोध जो होता है, जो सर्वे रिसर्च होता है, इसको आप किसी भी रिसर्च का बेस मान सकते हैं या किसी भी अनुसंधान का आप मूल इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्राविधिक शोध यानी कि टेक्निकल रिसर्च पे। इस प्रकार के शोध का संबंध निरीक्षण की विधियों, निरीक्षण की विधियों से संबंधित होता है। ये निरीक्षण की विधियों से संबंधित होता है क्या, प्राविधिक शोध, जिसमें जो हम लोग निरीक्षण करते हैं, जो हम लोग शोध में निरीक्षण करते हैं, उसके लिए जितने भी प्रकार की विधियों को प्रयोग में लेते हैं, उन विधियों का सीधा सीधा संबंध इस प्रकार के शोध में जो है वो देखा जाता है। और ये डिफाइन किया जाता है कि जो चर है या जो समस्या है उसके लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा सटीक रहेगी, ठीक है। बहुत सारी जो विधियां हैं, निरीक्षण की जितनी विधियां हैं, उनसे संबंधित ये हमारी प्राविधिक शोध कार्य जो है वो होता है। इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि जो चर होता है उसके लिए कौन सी विधि हम लोग जो है वो शोध में प्रयोग में लें। तो कौन सी विधि का जब हम सिलेक्शन करते हैं तभी ये जो है हमारे सामने टर्म आता है प्राविधिक, यानी कि उस चर के अनुसार, समस्या के अनुसार जो है वो शोध की विधि का चयन करना। तीसरा हम आते हैं व्यवहारिक शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च पे। तो इस प्रकार के रिसर्च में जो है वो व्यवहारिक समस्याओं के ऊपर जो है वो शोध किया जाता है और समाधान प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल जो नॉर्मल चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं, जो हम दैनिक अपने जीवन में जो है वो देख रहे हैं, जिनका हम अनुप्रयोग कर रहे हैं और जिनसे हम निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रकार के सभी शोध जो है वो व्यवहारिक शोध के अंतर्गत जो है वो शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार के शोध का प्रयोग करके सर्वोत्तम व्यवहारिक विधि का चयन किया जाता है, ठीक है। शोध के अंदर इस विधि के द्वारा ही, इस शोध के द्वारा ही जो है वो व्यवहारिक विधि की सर्वोत्तम जो विधि है वो हम लोग जो है वो शोध के लिए चयन करते हैं। अब ये जो तीन प्रकार के आपने जो है वो शोध देखे, एडवर्ड तथा क्रॉनबैंक के अनुसार तीन प्रकार के ये जो शोध है हमारे, सर्वेक्षण शोध, प्राविधिक शोध या व्यवहारिक शोध, इन तीनों के प्रयोगों के बाद एक चौथा जो है वो शोध का प्रकार उनके द्वारा और बताया गया,
जिसे उन्होंने बिल्कुल लास्ट में रखा, उसे कहा गया आलोचनात्मक शोध। ठीक है, उसे क्या कहा गया? आलोचनात्मक शोध, अर्थात क्रिटिकल रिसर्च। इस शोध में क्या किया जाता है? आलोचनात्मक शोध को बेसिकली इसलिए शामिल किया गया क्योंकि आपको भी पता है, जब भी कोई शोध कार्य किया जाता है या जब भी कोई रिसर्च हम किसी भी विषय पे स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले से ही जो है वो एक प्राकल्पना बना के चलते हैं, यानी कि पूर्व में ही, शोध के आरंभिक अवस्था में ही जो है हम लोग एक शोध की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसमें हम एक प्राकल्पना बनाते हैं और उसके अनुसार जो है वो शोध कार्यों को संपूर्ण करते हैं। तो जो प्राकल्पना हमने बनाई और शोध का पूरा कार्य जो हमारा संपादित हुआ, जो पूर्ण हो चुका है, हम उसमें क्या करेंगे? एक आलोचनात्मक शोध का तथ्य जो है वो शामिल करेंगे, जिसके अनुसार हमें ये पता चलेगा कि हमने कहाँ से आरंभ किया और कहाँ तक जा करके हमारा जो शोध का अंत हुआ है, उसमें हमें कितना प्रतिफल जो है वो प्राप्त हुआ है, और यदि उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, उत्तरदायी स्टेजेस कौन से हैं, उसके लिए उत्तरदायी चर कौन से हैं। तो इस तरीके के जितने भी तथ्य होते हैं आलोचनात्मक शोध के अंदर जो है वो देखे जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक इम्पॉर्टेंट शोध के रूप में इन तीनों के बाद जो है वो जोड़ा गया, और इसके बाद जो है शोध की संपूर्ण प्रक्रियाओं को क्या किया गया? कंप्लीट माना गया। किसके अनुसार? एडवर्ड तथा क्रॉनबैंक के अनुसार। तो आज हमने शोध के जो है वो बेसिकली मूलभूत प्रकारों के बारे में बात की कि शोध के प्रकार कितने होते हैं। तो शोध के दो प्रकार होते हैं बेसिक रूप से अगर हम लोग देखें, एक होता है हमारा मूलभूत या फंडामेंटल, और दूसरा होता है हमारा व्यवहार या एप्लीकेबल जो हमारा अनुसंधान होता है। अगर हम लोग आगे चले तो धीरे धीरे जिस तरीके से जो है वो प्रैक्टिकली रिसर्चेस का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा, जिस तरीके से व्यवहारिक रूप में जो है वो उसको शामिल किया गया, आगे चल के जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ से जो है इस शोध के प्रकार को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला मूलभूत रह गया, दूसरा हमारा जो है व्यवहार था, और तीसरा उन्होंने एक और शोध का प्रकार शामिल किया जिसको बिल्कुल डिफरेंट ही कर दिया, उसे हमने प्रयोगात्मक शोध के नाम से देखा। नेक्स्ट हम आए तो एडवर्ड तथा क्रॉनबैंक के अनुसार हम लोगों ने शोध के प्रकार को देखा। तो उनके अनुसार अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 प्रकार उन्होंने बताए, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो बेस लेवल के 3 जो है वो शोध उन्होंने बताए। पहला सर्वेक्षण शोध, दूसरा प्राविधिक शोध, तीसरा व्यवहार, और लास्ट में जो है उन्होंने एक और शोध इनको इंक्लूड किया जिसे कहा गया आलोचनात्मक शोध। और इस प्रकार से जो है वो शोध के प्रकार जो टॉपिक है हमारा वो आज अभी कंप्लीट हो गया। देखिए किसी किसी पुस्तकों में मैंने देखा है शोध के प्रकार को कुछ आधारों पे भी वर्गीकृत किया गया है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके सामने, क्योंकि डिस्कशन नॉलेज गेन करने में जो है वो मुझे नहीं लगता है कि कोई बुराई होनी चाहिए, जितना आप गेन करें उतना आपके लिए अच्छा है। तो हम लोग थोड़ा सा जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा जो है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं या उनसे क्वेश्चन भी जो है इस तरीके के फ्रेम नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ पुस्तकों में है तो थोड़ी सी चर्चा जो है हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे अनुसंधान के प्रकार मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। विभिन्न आधारों पर, ठीक है, अनुसंधान के प्रकार हम देखेंगे विभिन्न आधारों पर। अब एक एक आधार पे जो है हम लोग वर्गीकरण करते चलेंगे और उसको देखते चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम आते हैं परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर अगर हम परिणाम के आधार पे चलते हैं तो शोध को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वही जो हमारा मूलभूत था और दूसरा व्यवहार।
ठीक है। परिणाम के आधार पर शोध को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी कि जो हमारे सामने निष्कर्ष आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उनके जो परिणाम आए वो किन आधारों पे आए, तो दो ही आधारों पे आते हैं। या तो हम मूल कंटेंट से जो है वो निष्कर्ष को निकालते हैं, या फिर जो मूल कंटेंट हमारे थे उनको अप्लाई करके एप्लीकेबल कंटेंट से निकालते हैं। तो या तो मूल रूप से लिया या फिर एप्लीकेबल रूप से लिया। इस वजह से जो परिणाम हमारे सामने आए ये दो रूपों में जो है वो आए, मूलभूत या विहवत। तो ये परिणाम के आधार पर शोध जो है वो कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ, मूलभूत तथा विहवत। ये हमारा पहला जो है वो आधार था। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे आधार पे। दूसरा आधार है तर्क के आधार पर, ठीक है। दूसरा है तर्क के आधार पर। यह भी दो प्रकार का होता है, आगमन शोध और निगमन शोध। ठीक है। तर्क के आधार पर दो तरीके के शोध होते हैं, पहला होता है आगमन शोध और दूसरा होता है निगमन शोध। अब आप इसको थोड़ा समझिए, आगमन शोध क्या होता है और निगमन शोध क्या होता है। आगमन शोध से तात्पर्य वो शोध होते हैं जो पूर्व में किए जा चुके हैं, ठीक है। वो शोध जो पूर्व में किए जा चुके हैं, उनके निष्कर्षों से जो प्रतिपादित प्रतिफल हमारे सामने आया है, जब उनके ऊपर हम वापस से कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं, या उनमें हम किसी तरीके का कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी उस पर करना चाहते हैं, उसे हमने क्या कहा, आगमन शोध कहा। जो ऑलरेडी अपने पास है, अपने पास आया और हमने उसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया। अब जो हमने कार्य किया, तो हमने भी जो कार्य किए उसमें भी हमारे पास बहुत सारे तथ्य ऐसे रहे जो दूसरों को हमने छोड़ा कि दूसरे जो है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सके, उसके ऊपर कार्य कर सके और उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से आगे लेकर के चल सके। इसे हमने क्या कहा, निगमन शोध कहा। तो तर्क के आधार पे, तर्क का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का जो है एनालिटिकल जो व्यू होता है वो प्रस्तुत करना। तो उस आधार पे जो है वो आगमन शोध हो गया हमारा और दूसरा क्या हो गया, निगमन शोध हो गया। अब हम आते हैं तीसरे आधार पर। ये हमारा दूसरा आधार था, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दूसरा आधार था। हम आते हैं तीसरे आधार पे। जो तीसरा है उसे कहा गया प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर अगेन इसको दो भागों में विभाजित किया गया, मात्रात्मक अनुसंधान या मात्रात्मक शोध और दूसरा गुणात्मक शोध। ठीक है। प्रक्रिया के आधार पर दो प्रक्रियाओं में विभाजित किया गया, मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध। जहां पे जो है वो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव हम लोग जो है रिसर्च पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं वो मात्रात्मक हो जाता है, और जहां पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे फोकस्ड होते हैं वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। अब कई जगहों पे जो है इन दोनों को मिला करके भी शोध जो है वो प्रस्तुत किए गए। ठीक है, कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को मिला करके भी शोध प्रस्तुत किए गए और इन्हें कहा गया मिश्रित शोध। मिश्रित शोध। अब आपको थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मिश्रित शोध इन दोनों के अलावा या इन दोनों के मिश्रण से है तो हम यहाँ पे एक तीसरा टाइप और लिख सकते थे, मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित। हम लोग तीसरा टाइप जो है और लिख सकते थे प्रक्रिया के आधार पे, लेकिन हमने तीसरा नहीं लिखा, हमने इन दोनों को मिला करके लिखा। तो हमने इन दोनों को मिला करके इसलिए लिखा क्योंकि जो है इनमें जो है इसकी कितनी मात्रा होगी, इसकी कितनी मात्रा होगी, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है ना, कितने प्रोपोर्शन में ये होगा, कितने प्रोपोर्शन में ये होगा, ये भी डिफाइन नहीं किया गया है। इस वजह से इन दोनों का जो है वो मिश्रित रूप भी जो है एक मिश्रित शोध के रूप में तैयार हुआ, जिसको अलग से नहीं डिफाइन किया गया है। वो इसका भाग भी हो सकता है, इसका भाग भी हो सकता है। ठीक है ना, इस वजह से इनके मिश्रित रूप को ही जो है वो मिश्रित शोध कहा गया। नेक्स्ट आइए चौथा, जांच के आधार पर
चौथा है जांच के आधार पर। जांच के आधार पे भी दो प्रकार के शोध बताए गए। पहला संरक्षित शोध और दूसरा असंरक्षित शोध। ठीक है, अब संरक्षित शोध जो है ऐसे शोध जिनके जो निष्कर्ष है, जिनके प्रतिपादन है या जिनके जो हमारे सामने जो रिजल्ट आए हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित वे में जो है वो रख रहे हैं और आगे के लोग जो है उसका अध्ययन उसी रूप में कर रहे हैं। असंरक्षित शोध से तात्पर्य ये होता है कि ये जो है बस हमने अपना काम लिया और काम लेने के बाद जो है जैसे ही निष्कर्ष हमारे सामने जो है आ गया तो बाकी की जितनी भी शोध की क्रियाएं हैं, जितने भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, बस टेम्पररी थी और उसके बाद उसको हम नष्ट कर देते हैं या हम लोग जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो शोध होते हैं वो किसमें आते हैं, असंरक्षित शोधों में आते हैं। छोटे छोटे शोध जो थोड़ी थोड़ी सी चीजों के लिए हम लोग थोड़े फैक्ट्स की प्राप्ति के लिए जो करते हैं, बेसिकली आप छोटे में समझ लीजिए, जो छोटे छोटे जो फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए जो शोध किए जाते हैं वो असंरक्षित होते हैं, क्योंकि हमें जो है वो उस लेवल पे उतने ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती, केवल फैक्ट्स हमें कलेक्ट करने होते हैं। अब ये जो असंरक्षित शोध से जो हमारे सामने एक परफेक्ट फैक्ट जो कलेक्ट हो जाता है, हम उससे क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा, शोध के आधार पर संरक्षण के आधार पर जो है वो शोध का वर्गीकरण। नेक्स्ट आइए पांचवा, उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया। वर्णनात्मक, सहसंबंधी, व्याख्यात्मक, समन्वेशी और लास्ट है प्रायोगिक। उद्देश्यों के आधार पे यानी कि उद्देश्य बना करके जो शोध किए जाते हैं, ऐसे शोधों को 5 भागों में विभाजित किया गया। वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, सहसंबंधित यानी कि एक शोध का दूसरे शोध के साथ इंटरलिलेट करके, व्याख्यात्मक मतलब डिटेल जो है वो, समन्वेशी यानी कि सबके साथ जुड़ करके, और प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली जो है हम लोग उसको प्रयोग में ले रहे हैं। तो ये हमारा 5वें आधार पे था, उद्देश्य के आधार पर जो है वो शोध का वर्गीकरण। और लास्ट हमारा जो छठवां है, जो छठवां आधार है, उसे हमने कहा अवधारणा के आधार पर। अवधारणा के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला कहा गया वैचारिक शोध और दूसरा अनुभविक शोध। वैचारिक शोध यानी कि एक विचारधारा से प्रभावित जो शोध है उसे हमने वैचारिक शोध की जो है वो श्रेणी में रखा, और किसी अनुभव के आधार पे, मतलब एक कोई पहले से शोध हो चुका है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से क्या रहा, उसको जब हम उसके अनुभवों को किसी दूसरे शोध में प्रयोग में लेते हैं तो उसे हम अनुभविक शोध की श्रेणी में रख रहे हैं। तो इस तरीके से अवधारणा के आधार पर शोध जो है वो 2 प्रकार के हुए, पहला वैचारिक और दूसरा अनुभविक शोध। तो ये जो है वो शोध के प्रकार थे। विभिन्न आधारों पर जो है वो हमने इसके प्रकार को देख लिया और हमने इसके मूल जो शोध के प्रकार थे उनको भी देख लिया। तो शोध का प्रकार जो नाम से जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली काफी डिटेल में हमने कंप्लीट कर लिया। अब इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग जो है वो आगे की क्लास में जो है वो